हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है डायल 100, जो कि हिंदी थ्रिलर ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है ZEE5 पर 6 अगस्त 2021 से। जब हम बचपन में हिंदी फिल्में देखा करते थे तो उनमें पुलिस वाले का रोल करते थे या तो जगदीश राज या फिर इफ्तिखार साहब। जगदीश राज ने 144 फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है द मोस्ट टाइपकास्ट एक्टर के नाम पर। फिर उनके बाद कई सारी फिल्मों में इफ्तिखार साहब भी पुलिस यूनिफॉर्म में पाइप पीते हुए दिखाई देते थे। इन दोनों ही तरीके के पुलिस वालों के काम तब हुआ करते थे जब फिल्म के क्लाइमेक्स के एक्शन सीन के बाद इनको आकर विलन को हथकड़ियाँ पहनाना होता था या तो फिर उनको जोर से चिल्लाना होता था कि पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। उन दिनों सारी फिल्मों में पुलिस हमेशा ही देरी से पहुंचती थी, इसलिए पुलिस का कुछ खास इंप्रेशन हमारे जहन में नहीं था। और फिर इन दो एक्टर्स को हर एक फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में देख देख कर हम थक गए थे। तो इन दो पुलिस वालों के बाद अगर इस हाई प्रोफाइल लिस्ट में किसी तीसरे का नाम जुड़ता हो जो या तो पुलिस वाले का रोल कर रहा है या तो फिर वो कानून की रक्षा करने वाले का रोल कर रहा है तो वो है मनोज बाजपेयी। अब वो हर तीसरी फिल्म में यही करते नजर आ रहे हैं। वो शूल और जागो में पुलिस इंस्पेक्टर थे, फिर हैप्पी और सत्यमेव जयते में DCP थे, बागी 2 में DIG थे, ट्रैफिक और भोसले में हवलदार थे और फिर हाल ही में ZEE5 पर आई साइलेंस में वो ACP थे। और फिर इस फिल्म में यानी डायल 100 में वो बने हैं मुंबई पुलिस इमरजेंसी कंट्रोल रूम में नियुक्त पुलिस ऑफिसर। अब एक ही तो दिल है मनोज भाई, कितनी बार जीतोगे आप? आपके इस किरदार को देखकर मुझे डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो मुझे लगता है कुछ तो मजबूरियां रही होगी मनोज जी की, जो धड़ल्ले से सारे ही एक जैसे दिखने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले किरदार करते चले जा रहे हैं और इन सारे किरदारों में उनका मैनरिज्म एक जैसा है। द फैमिली मैन का श्रीकांत तिवारी हो या ट्रैफिक का रामदास गोडबोले हो या फिर अय्यारी के कर्नल अभय सिंह हो या फिर साइलेंस के ACP अविनाश वर्मा हो या इस फिल्म के पुलिस ऑफिसर निखिल सूद हो, वो इन सारों में ही अपनी ट्रेडमार्क इंटेंसिटी के साथ नजर आते हैं और वही कर रहे हैं जो वो करते आए हैं। अब इतनी बार वही करने के बाद या तो वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ही सोते होंगे या अपने खुद के डायलॉग खुद ही लिखते होंगे, क्योंकि इतना करने के बाद वो इस तरह के कैरेक्टर्स तो अब नींद में चलकर भी कर सकते हैं। खैर, इस फिल्म में ये भाई साहब पुलिस इमरजेंसी रूम में बैठकर वड़ा पाव खाने से इनकार कर रहे हैं और उनके सारे वड़ा पाव खाकर वेट गेन करने वाले टाइप्स लगने वाले कलीग्स उनको फोर्स कर रहे हैं। ऐसे में एक डिस्ट्रेस कॉल आ जाता है जिसमें एक लेडी है लाइन पर और वो कह रही है कि वो आत्महत्या करेगी। फ़ोन ट्रांसफ़र होता है इस पुलिस वाले के पास और अब वो लेडी कहती है कि उसने गन ले ली है और वो अब आत्महत्या करने के बजाय किसी का खून कर देगी। अब मनोज बाजपेयी के चेहरे पर वही स्ट्रेस है जो हम 3333 बार देख चुके हैं। ये ऑलरेडी परेशान है अपने ऑफिस आवर्स में अपनी पत्नी के द्वारा फ़ोन करके बार बार डिस्टर्ब करने से और साथ ही साथ अपने 18 साल के बेटे से जो पार्टियां करता है, ड्रग सप्लाई करता है और ढीठ है। ये मोहतरमा जो फ़ोन पर नीना गुप्ता साउंड कर रही है वो अचानक ही इस पुलिस वाले के घर में प्रकट हो जाती है और वो उसकी पत्नी को किडनैप कर लेती है। कहानी में ट्विस्ट, तालियां। अब ये किडनैप्ड और किडनैपर कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं और उसमें एक किडनैपर बताती है कि उसके इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके लिए एक रईस बाप का बेटा जिम्मेदार है और वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा था और इस पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने वो ड्रग्स सप्लाई किया था और इसलिए अब वो खून का बदला खून से लेगी और उस रईसजादे के बेटे को भी और इस पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे को भी मार डालेगी। अब ईश्वर की कृपा ऐसी कि इसी वक्त ये रईसजादा एक क्लब में पार्टी कर रहा है और ये पुलिस वाले का लड़का उसे ड्रग सप्लाई करने वाला है। टाइमिंग देखिए, फिर से तालियां। और फिर इधर इस कंट्रोल रूम में इस पुलिस इंस्पेक्टर के सामने एक आदमी गन लेकर खड़ा है जो कि इस फोन अ फ्रेंड वाली महिला का पति है जो वहां पर एज अ वेटर काम कर रहा था। देखा,
देखा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हाथापाई में ऑब्वियसली ये सिविलियन टर्न वेटर टर्न अटैकर मारा जाता है और ये पुलिस वाला अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पहुंचने के लिए निकल पड़ता है जहां पर ये किडनैपर मैडम उस रईसजादे को और इस इंस्पेक्टर के बेटे को मारने वाली है। अब ये रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता हुआ इंस्पेक्टर क्या उस पार्किंग लॉट में पहुंच पाता है और क्या वो इस दुर्घटना को रोक पाता है? एक्चुअली स्पॉइलर ये है कि वो इस दुर्घटना को रोक नहीं पाता। क्या बताना चाहता है ये प्रचंड बुद्धिमान डायरेक्टर और क्यों है ये बेसिर पैर की कहानी? ऐसे कई नीरस प्रश्नों के उत्तर देती है ये 104 मिनट की फिल्म, जिसमें अगर कुछ अच्छा है तो वो है इसकी लेंथ। 1 घंटा और 44 मिनट की एक इमैच्योर बच्चे की जिद की तरह लगने वाली ये फिल्म के अंत में ये साबित हो जाता है कि जिस तरीके से इस फिल्म के पात्र दुख झेल रहे हैं उस तरीके का ही दुख दर्शक भी झेल रहे हैं इस फिल्म को देखते हुए। इस गजब तरीके से नकली लगने वाली फिल्म की खामियों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली खामी है राइटिंग। स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है डायरेक्टर रेंजिल डिसिल्वा ने और डायलॉग्स लिखे निरंजन अय्यर ने। कहानी एकदम बेतुकी है, कहीं कोई रिदम नहीं है, कहीं कोई फ्लो नहीं है। कैरेक्टर्स भी ऐसे लगते हैं मानो ताश के पत्ते हो और ऐसा लगता है कई बार जैसे फिल्म स्कूल के बच्चे चीटिंग करके कोई प्लॉट लिख कर लाए हो। डायलॉग्स तो ऐसे हैं मानो हम 80s का कोई पीरियड ड्रामा देख रहे हो। एक आवाज़ है मेरे अंदर जिसे मैं सुन सकती हूँ, वो आवाज़ मेरे भीतर है, क्या आप सुन सकते हैं? कौन बोलता है ऐसा? दूसरी खामी है पर्पस। कोई तो सेंस ऑफ पर्पस होगा, कोई तो कारण होगा इस फिल्म को बनाने का। क्या आप दुनिया को ड्रग्स के खतरे से आगाह कर रहे हो? क्या आप पुलिस फोर्स की निष्क्रियता दिखा रहे हो? क्या आप ये बताना चाहते हो कि पुलिस कंट्रोल रूम में कोई भी जाकर मेन केबल वायर काट सकता है? क्या आप पुलिस इंस्पेक्टर बाप और ड्रग सप्लायर बेटे के बीच के फ्रिक्शन को इस्टेब्लिश करना चाहते हो? या क्या आप नीना गुप्ता की हेयर स्टाइल या साक्षी तन्वर के परेशानी वाले एक्सप्रेशंस के साथ खेलना चाहते हो? क्या करना चाहते हो आप? या क्या इस तरह के रोल में टाइप कास्ट करके मनोज बाजपेयी को फिर से एक नेशनल अवार्ड दिलाना चाहते हो? क्या ध्येय है आपका और क्या सोच है? ये हमारी सोच के परे हैं। तीसरी खामी है प्रोडक्शन वैल्यू। ये फिल्म प्रोडक्शन क्वालिटी में टेलीविज़न पर आने वाले सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल से भी सस्ती लगती है। एकदम टैकी सेटिंग्स है और गरीबों ने गरीबों के लिए गरीबों जैसे बनाने वाली फिल्म है ये। चौथी खामी है एक्शन। नीना गुप्ता और साक्षी तन्वर के बीच की हाथापाई और फिर मनोज बाजपेयी और नंदू माधव के बीच की भिड़ंत और फिर एंड में गन शॉट्स एकदम निर्जीव, बचकाना और हास्यास्पद है। पांचवी खामी है परफॉर्मेंसेस। मनोज बाजपेयी वैसे ही है जैसे वो करते आए हैं, कोई एनहांसमेंट नहीं है। नीना गुप्ता एकदम ऑकवर्ड लगी है इस तरह के किरदार में और उन्होंने इस किरदार को बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से ही किया है। साक्षी तन्वर बिलो एवरेज है और अभिजीत चौहान और नंदू माधव अपने अति सूक्ष्म किरदारों में प्रभावहीन हैं। और छठी खामी है डायरेक्शन। रेंजिल डिसिल्वा है इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले डायरेक्ट की थी कुर्बान और उंगली। दोनों फिल्में फ्लॉप थी और इन्होंने फिर उंगली की है ये फिल्म बनाकर जिसमें ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई एंगेजमेंट है और ना ही कोई स्टाइल है। इन 6 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म ने नीना गुप्ता और मनोज बाजपेयी के स्तर को गिराया है। हम इस फिल्म से मुगले आजम वाली उम्मीदें तो नहीं लगा कर बैठे थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे ये समझने की कि इस तरह के दक्ष कलाकारों के कारण ये फिल्म कम से कम इंटरेस्टिंग तो होगी। ये फिल्म कम और प्रोजेक्ट ज़्यादा है जो कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स का चलन है। हमारे पास भी इमरजेंसी नंबर होना चाहिए डायल 100 जैसा, जहाँ पर हम फ़ोन करके कह सकें कि यार क्या बनाया आपने, क्यों बनाते हो ऐसी फिल्में, हेलो 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 क्यों बनाते हो, और ऐसा क्या बनाते हो, क्यों बनाते हो, किस तरह की फिल्में बनाते हो आप, हेलो 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 हेलो।